हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। ये जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको सिलेबस को रिवाइज करा रही हूँ। तो इसके दो फायदे हैं, एक आपका पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन लग जा रहा है, दूसरा आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स को डिकोड एग्जाम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है आपकी, प्लस मैं आपको बता दूं अगर आप अलग से भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो क्रैश कोर्स में तो एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है मन में, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों को समझते हुए प्लस थ्योरी इसमें समझते हुए चलते हैं। क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोला जाता ना कष्ट के लिए खेद है, तो वही अभी स्लाइड पीछे चल गई। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया। क्यों विरोध किया था 1905 के बंगाल विभाजन का? बताइए। कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने पहला दिया है भारतीय राष्ट्रवाद के लिए ये एक चुनौती थी। दूसरा दिया गया एक अभद्र प्रशासनिक कार्रवाई थी, इसने एक पृथक राष्ट्र का सृजन किया या ब्रिटिश शासन को लोकप्रिय बनाता है। तो इसमें आपका मोस्ट एक्यूरेट रीजन क्या होगा कि 1905 में इन्होंने विरोध क्यों किया बंगाल विभाजन का? तो यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती थी। ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन किस साल हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ है, पहला प्रश्न बन सकता है। बंगाल का विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल का विभाजन होगा, ये कौन सी डेट थी? ये आप याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को। कुछ जगह आपका 19 जुलाई भी दिया रहता है, तो 20 जुलाई 1905 को ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ये आपको याद रहेगा। फिर पूछा जाता है उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कर्जन बताएंगे। अच्छा, जब भी मेरी क्लास में बैठा करो तो जब मैं कहती हूँ कि वाइसरॉय कौन थे, तो जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो मन में बोला करो या तेज से ही बोला करो लॉर्ड कर्जन थे। इससे याद होगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन होगा। ये डिक्लेरेशन कर दी गई थी 19-20 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ? कब बंगाल को विभाजित कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और उस समय कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। अब मान के चलिए कि ये क्या है? ये बंगाल है। ठीक है, क्या बोला गया था कि बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। किन दो हिस्सों में? एक आपका ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। अब ध्यान दीजिएगा 1905 के पहले बंगाल में, बंगाल प्रोविंस में, बंगाल प्रांत में आपका बिहार, उड़ीसा, असम और बंगाल ये सब शामिल थे। ठीक है, मतलब प्लस छत्तीसगढ़ के भी हिस्से, तो याद रखिएगा। लेकिन जब विभाजित किया गया तो ईस्ट बंगाल में असम को डाला गया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में बिहार और हम देखें उड़ीसा को डाला गया। यहां पर
जो ये विभाजन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था कि किस प्रांत में कौन मेजॉरिटी में है। ईस्ट बंगाल में हम देखते हैं तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में है। जितने भी बंगाली हैं सब, जितने भी बंगाली हैं, बंगाल के लोग हैं, वो सब बंगाली बोलते, हिंदू मुस्लिम सब, और इनमें बहुत एकता थी हिंदू मुस्लिम में। लेकिन कर्जन को ये पता था कि भाई बंगाल तो इतना बड़ा प्रांत है, ठीक है, इसमें राष्ट्रवाद की भावना भी दिखती है, राष्ट्रभक्ति भी दिखती है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिख दिया वंदे मातरम, अरे बाप रे, अब लोकप्रिय हो गया, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट यहीं पर हुआ है, पावना यहीं पर हुआ है। साथ ही साथ 1902 में तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी आपकी हो रही, अनुशीलन समिति बनकर तैयार हो गई है। तो कर्जन को पता था कि भाई कोई भी अगर आगे विद्रोह होता है तो वो बंगाल से हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम में ये जो यूनिटी है, ये लोग मिल मिल के भाई भाई बनकर चल रहे हैं, इसको खत्म करते हैं, दरार डालते हैं, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को विभाजित कर दिया था। ईस्ट बंगाल में आपका असम आता था, प्लस वो आपके एरिया आते थे जहां पर जो मुस्लिम्स थे वो मेजॉरिटी में थे, और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में थे। लेकिन अब कर्जन ये तो नहीं कह सकता था कि भाई मैं अपने डिवाइड एंड पॉलिसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, बंगाल का विभाजन कर रहा हूं। उसने क्या बोला, उसने बोला बंगाल जो है ये बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 78 मिलियन लोग रहते हैं, इसको एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दे रहा हूं, ठीक है। बंगाल के लोगों ने इसका विरोध भी किया था जब अनाउंसमेंट हुई थी बंगाल पार्टीशन की, लेकिन नहीं सुना गया था उनको, ठीक है। रक्षाबंधन मनाया गया था, लोगों ने अपने बीच में एकजुटता दिखाने के लिए रक्षाबंधन भी मनाया था, एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। याद रखिएगा, फेडरेशन का गठन किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी बंगाल का विभाजन होता है, फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन भी होता है, वो अभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लो, प्रश्न बनता है। ईस्ट बंगाल के आपके गवर्नर कौन थे, तो ये फुलर थे, ब्लूम फुलर करके इनका नाम है, कहीं पर ब्रूमफील्ड फुलर करके लिखा रहता है, फुलर याद रखिएगा, फुलर थे, फुल थे एकदम से ये, ठीक है। और जब हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर थे, याद रखिएगा क्लास, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है। थ्योरी समझिए लेकिन प्रश्नों को भी समझिए, प्रश्न कहाँ से बनता है। पहला प्रश्न बनता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। प्रश्न बनता है बंगाल का विभाजन होगा, ये अनाउंसमेंट कब की गई, तो 19 या 20 जुलाई को, ठीक है। फिर कब विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर को। कौन वाइसरॉय था, कर्जन था, ठीक है। यहाँ पर जब हम ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो फुलर था, याद रखिएगा, और यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर था। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंटेड इन 1905 905 was revoked in the year, ठीक है। आप सभी को पता चल गया कि 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ है। अब पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन को वापस कब लिया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में, ठीक है। 1911 में जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। चलिए, अच्छा, यहाँ पर 1911 की जब मैंने बात की तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हुआ है, दिल्ली दरबार हुआ है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग था उस समय, लॉर्ड हार्डिंग के जो काफिला निकल रहा था उस पर बम फेंका था, किसने, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। 1911 की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना होगा कि सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 1911 के कोलकाता सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण धर ने की थी, ये भी याद रखिएगा, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी 1911 वाले सेशन में, जिसमें जनगण मन गाया गया है। सारी चीजें रिवाइज कराते हुए चलूंगी। अगला प्रश्न देखो, स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी, जल्दी से मुझे बताओ। स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी, किसान ने, दुकानदार ने, भारतीय अधिकारी ने, या फिर बंगाल के छात्रों ने। तो यहाँ पर मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों द्वारा निभाई गई थी। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। 1905 का समय है। अगला प्रश्न हम देखें। अब
जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को रिवाइज करवाती हूँ, वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से। ये सारे जो प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो मैंने आपको बताया है, कुछ जगह 19 जुलाई दिया रहता है, कुछ जगह 20 जुलाई दिया रहता है। तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना 19 या 20 जुलाई को, ऐसे दोनों डेट याद रखना। जो भी आपके पेपर में रहेगा उसको टिक लगा देना। कुछ जगह 20 जुलाई भी लिखा रहता है। तो 19-20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन होगा, इसकी घोषणा हुई थी। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, आपको पता है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मैंने आपको बताया है कौन था, सर एंड्रयू फ्रेजर थे। याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। और सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। याद रखिएगा एंड्रयू फ्रेजर का नाम। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो ये बिहार में की गई थी। देवघर है तो आपको पता है बिहार उस समय का और आज का झारखंड। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट राइसले द्वारा। इसको अगर एक जगह नोट करना है तो नोट कर लो कि किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल जो है वो कई रास्तों पर चलेगा। तो ये स्टेटमेंट हर्बर्ट द्वारा दिया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? मैंने बता दिया 16 अक्टूबर 1905 को। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो वेमफील्ड फुलर का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है ईस्ट बंगाल के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होंगे बंगाल के विभाजन के बाद, वो कौन है? वो कुछ जगह ब्लूम फुलर दिया रहता है, कुछ जगह वेमफील्ड फुलर दिया रहता है। आप बस फुलर याद रखिएगा। फुलेरा मूवी आई थी, वो आई थी ना सीरीज, उसी से फुलर याद रखना। जब भी ईस्ट बंगाल की बात होगी तो फुलर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। कितना अच्छा, बताओ कैसे बताया है। मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, इसी वजह से ये क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए पूर्वी बंगाल के। कौन? फुलर। तो ये अपनी बेगमों को फूल देते रहे होंगे। चलो, किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था? तो ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगर आप देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन करता है कर्जन, और 1906 की अगर हम बात करें, ढाका जो आपका ईस्ट बंगाल में आता है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है ना। और क्या बोला जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मांग क्या रहती है? पृथक निर्वाचन की। फिर हम देखते हैं 1909 में पृथक निर्वाचन की डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। लिंक करिए, देखिए 1905 में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है। ठीक है, 1906 में क्या हुआ है? मुस्लिम लीग का गठन हुआ है ढाका में। और 1909 में हम देखते हैं पृथक निर्वाचन की डिमांड को पूरा किया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। और बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने तो पाकिस्तान की नींव रखी दी थी। समझ में आ रहा है? और महात्मा गांधी ने किस चीज के लिए लिखा है? भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हो गया। तो ये महात्मा गांधी ने बोला है। किसके लिए? ये महात्मा गांधी ने बोला है। ये पूछा गया किसके लिए नहीं, महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट बोला है। ये पूछा गया है कि बंगाल भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ है। अब महात्मा गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं अगर आप सोचिए तो? अब देखिए, अभी हम स्वदेशी की बात करेंगे, हम बायकॉट की बात करेंगे ना, तो और अभी आप देखोगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी आपके आते हैं। अब सबको समझ में आ गया कि पैसिव रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आवाज को और बुलंद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन आ गया आपका बंगाल विभाजन के दौरान। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने स्वदेशी और बायकॉट की बात करना शुरू कर दिया है 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1905 के बंगाल के विभाजन से। भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछा जाता है। 7 अगस्त 1905 को याद रखिएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यह भी पूछा जाता है। बंगाल में किसने कहा था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बहिष्कार कीजिए, उनको बाइकॉट करिए? ये कहा गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 में स्वदेशी में लिखा था कि हमें अंग्रेजी जो गुड्स हैं
जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण कुमार मित्र का नाम याद रखिएगा, संजीवनी का नाम याद रखिएगा, 13 जुलाई 1905। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, इसी वजह से महात्मा गांधी ने क्या कहा है, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ, क्योंकि हमने स्वदेशी और बहिष्कार की बात करना शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, अपने बीच में यूनिटी शो करने के लिए, भाई तुम विभाजन कर दो लेकिन हम झगड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन कर्जन को पता था डिवाइड एंड रूल। देखिए बात क्या होती है, लोगों को पावर चाहिए रहती है, शक्ति चाहिए रहती है, और इस पावर के लिए लोग थोड़ा सा बिक भी जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। हम मानते हैं ना कि जब मैंने आपको पहले भी बताया है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी या उसके बारे में, जैसे दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी लिखते हैं ना कि गंगा का पानी ले जाके थीम्स में डाला जा रहा है। तो क्या होता था, भारत से कच्चे माल ले जाया जाता था, और आपको पता है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो इन कच्चे मालों को प्रोसेस करके वहाँ पर फाइनल गुड बनता था, और उन फाइनल गुड को वो कहाँ ला के बेचते थे? हमारे यहाँ ही डिफरेंट जो इनकी कॉलोनीज थी वहाँ पे ला के बेचते थे। तो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे ये अपने देश, वहाँ पे उनको प्रोसेस करते थे, फाइनल गुड बनाते थे, और फिर हमारे यहाँ के ही मार्केट को वो लाकर अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, आज भी हम देखते हैं अगर हमारा किसी कंट्री के साथ संबंध बिगड़ते हैं, चाइना के साथ बिगड़ता है, तो हम क्या कहते हैं? बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, हम मार्केट ही नहीं देंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को फिर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंदो घोष को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मोड़ा? तो किस घटना ने? सूरत विभाजन ने, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर फेमाइन? तो यहाँ पर आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ने। ठीक है, अरविंदो घोष को नेशनल मूवमेंट की तरफ मोड़ा। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, या बंगाल में ही सीमित था? इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया गया था। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है 188 का। तो बताइए, क्या जो स्वदेशी मूवमेंट था वो खाली बंगाल तक सीमित था, और इसमें नेशनल एजुकेशन के इस्टेब्लिशमेंट को, इट प्रमोट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये सही है कि गलत है? तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा सही है बोला गया है? तो यहाँ पर आपका बी सही है, केवल बी सही है। ध्यान दीजिएगा, पहला गलत है। स्वदेशी आंदोलन जो था, जिसमें हमने बाइकॉट की बात की है, हमने चरखा की बात की है, खादी को अपनाने की बात की है, ब्रिटिश गुड को बाइकॉट करने की बात की है, ब्रिटिश गुड को जलाने की बात कही गई है। यहाँ पर बोला गया है जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप मत जाइए, बाइकॉट करिए। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्वदेशी आंदोलन में बाइकॉट की बात की गई है, स्वदेशी की बात की गई है, प्लस नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई है। इसको याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। देखो, सरकारी विद्यालयों की अगर हम बात करें तो उस समय सरकार किसकी थी? ब्रिटिश एरा थी। ठीक है, तो उन स्कूल्स को आप बाइकॉट कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा जहां पर मिल रही है उसको हमें और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1905 को अगर आप देखेंगे तो एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना
की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी डेट आपको याद रखनी है? 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट हुआ था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। लिख लो एक जगह, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अनाउंसमेंट हुआ था 1905 में 19-20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन द्वारा कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को अगर हम देखें तो स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, याद रहेगा। फिर याद रखिएगा 15 अगस्त 1905 को अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना शुरू हो गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। 15 अगस्त 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन हुई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं बंगाल का विभाजन कब प्रभाव में आया, तो मैंने आपको बता दिया है 16 अक्टूबर 1905 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा में, एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पूर्वी बंगाल से वकील और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, ये पूछा गया है। पूर्वी बंगाल की बात यहाँ पर की गई है, ईस्ट बंगाल की। जतिन दास, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका सही उत्तर जो है वो है चित्तरंजन दास। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए 2021 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी बंगाल से वकील और स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो देशबंधु, पूछा जाता है कि किसे देशबंधु की उपाधि दी गई है, तो चित्तरंजन दास को दी गई है देशबंधु की उपाधि। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। किसे हम देशबंधु के नाम से जानते हैं, तो चित्तरंजन दास को जानते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन्ड। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये आपको पता है 1905 में। आगे बढ़े। वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड एज अ स्लोगन फॉर एजिटेशन ड्यूरिंग। वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था, तो बताइए 1857 का विद्रोह, 1905 के बंगाल विभाजन में, या फिर 1922 में, या फिर 1942 में। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बंगाल के विभाजन के समय 1905 में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं सॉन्ग की, तो इसे पहली बार 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गाना कहाँ से लिया गया है अगर पूछा जाए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस रिवॉल्ट के बारे में बताया है, बताइए, सन्यासी विद्रोह के बारे में। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सैयद हैदर रजा द्वारा। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, जो आप कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो खाली बंगाल तक सीमित था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। अगला हम देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुख्य राजनीतिक हथियार क्या था, बताइए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ध्यान दीजिएगा। द मेन पॉलिटिकल वेपन यूज्ड बाय द मॉडरेट nationals to exert pressure upon the government against the partition of Bengal, वो था स्वदेशी एंड बाइकॉट। स्वदेशी और बाइकॉट की बात करते हैं नरम दल के नेता। क्लियर है ना क्लास। अब देखो 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो आप देखते हैं 1905 और 1906 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, उसे कौन प्रिसाइड करता है, उसे मॉडरेट्स जो नरम दल के नेता हैं वो प्रिसाइड करते हैं। 1905 वाले को गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते हैं। 1906 वाले को कौन प्रिसाइड करता है, दादा भाई नरोजी प्रिसाइड करते हैं। 1907 में क्या होता है, मॉडरेट फिर अपने ही लीडर को बिठा देते हैं। यहाँ पर नरम दल और गरम दल में लड़ाई हो जाती है और 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। नरम दल और गरम दल में क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। नरम दल जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव रखती है, प्रे पेटिशन, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट,
इस तरीके के पॉलिसीज में कि हम अगर अपनी बात पहुंचाएंगे किसी भी माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अच्छे से अपनी बातों को रखेंगे, तो ब्रिटिश सरकार जरूर सुनेगी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है क्या, बाइकॉट और स्वदेशी। तो हम देखते हैं 1905 वाला जो स्वदेशी जिसमें हमने अपनाया है, तो उसमें हमने किसकी बात की है, बाइकॉट की बात की है, स्वदेशी की बात की है और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालिक कारण क्या था, इतनी देर से बता रही हूं, स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालिक कारण यह था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। किस परीक्षा में पूछा गया, देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया। अब आप खुद देख लो कि बंगाल विभाजन से इलाहाबाद हाईकोर्ट कितने प्रश्न पूछता है, तो पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में भी प्रश्न बने ना, तो इसलिए तैयार रहना। अगला देखो, फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में शुरू किया गया था, स्वदेशी, खिलाफत, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अरे खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये 1920 वाला हो गया, ठीक है। आपका अगर हम देखें क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 वाला हो गया। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में है, जिसे क्यों लॉन्च किया था, बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ईस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, फुल्लर था, जिसने क्या कहा था कि दोनों मेरी बेगम हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जो मुस्लिम बेगम है, हिंदू मुस्लिम दोनों मेरी बेगम है, लेकिन मुझे मुस्लिम बेगम ज्यादा पसंद है, तो इसलिए फुल ला के देता था, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की एंड्रू फ्रेजर का नाम आपको याद रखना है। वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अनाउंसमेंट कब हुई थी, 19-20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, सारी चीजें याद हो रही होगी। अब डैश मीन मेड इन आवर ओन कंट्री बाय आवर ओन पीपल, किसका मतलब होता है, तो ये स्वदेशी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे ही लोग बना रहे हैं, हम उसकी बात करें। स्वदेशी समझ में आ रहा है, इसीलिए खादी और चरखे को प्रमोट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। ए आपका सही उत्तर है। चलिए, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था, यह प्रश्न पूछा गया है। अविंद्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये याद रखिएगा, भारत माता को किसने पेंट किया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ए आपका सही उत्तर है। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक चित्र बनाया था। इसे भारत माता की पहली तस्वीर माना जाता है। चित्र में भारत का नक्शा नहीं था, भारत माता को भगवा रंग के बंगाल के परंपरागत परिधान में दिखाया गया था, ठीक है। 4 हाथों वाली देवी, एक हाथ में किताब, धान की बाली, माला और सफेद वस्त्र। आज जाके देखिएगा जरूर, तो याद रहेगा। तो 1905 में ये पेंटिंग किसने बनाई थी, अविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। अगर नहीं पता है तो दिमाग में बिठा लीजिए, आने वाली परीक्षा में पूछेगा तो टिक लगा के चले आइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के परिणाम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। इसने हिंदू तथा मुसलमानों दोनों में विरोध करने की प्रबल भावना को जन्म दिया। इसने राजनीतिक दृष्टि से उन्नतिशील बुद्धिजीवों में शिथिलता ला गई, ठीक है। इसमें धार्मिक वैमनस्य से भड़क उठा, इससे सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता मिली। तो पूछा गया है 1905 के बंगाल विभाजन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने करेक्ट बोला है क्या, ध्यान दीजिएगा। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के परिणाम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 199 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, बताइए। 199 का जो आपका सही उत्तर है वो है इससे धार्मिक वैमनस्य से भड़क उठा, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों में विरोध की प्रबल भावना को जन्म दिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे राजनीतिक दृष्टि से उन्नतिशील बुद्धिजीवी में शिथिलता आ गई, ठीक है। इट वीकेंड द पॉलिटिकली एडवांस इंटेलिजेंसिया
फिर इससे सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता मिली, ठीक है, ये भी सही है। सी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। अगर आप देखिए 1905 का विरोध बंगाल में हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन है, लोग नहीं चाह रहे हैं बंगाल का विभाजन हो, क्योंकि उनको पता है कि जो ये राष्ट्र की जो भावना है, जो यूनिटी है, ठीक है, कर्जन उस पर एक प्रहार करना चाहता है और इस यूनिटी को ब्रेक करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके वो रूल करना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी होता है। मैंने आपको बताया ना, बंगाल का विभाजन वो करता है। 1906 में हम देखते हैं ढाका में ही मुस्लिम लीग का गठन होता है, और पहले अगर आप देखिए 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी हुआ है ना, तब भी सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने क्या कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तो हिंदू पार्टी है, वो तो हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि 1885, 1886, 1887 का जो थर्ड सेशन था, उसमें एक मुस्लिम लीडर को प्रिसाइड करने के लिए दिया जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी को। तो कहीं ना कहीं हम दिखाना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब शंका के बीज मन में बो दिए जाते हैं तो वो अंकुरित होते हैं, और क्या होता है, अगर सही समय पर उनको दबाया ना जाए तो वो वृक्ष में भी आपके बनते हैं। तो वही चीज हुआ, बीज तो बार बार बोए ही जा रहे थे। होम रूल आंदोलन को के एक नेता निम्नलिखित में से कौन से थे, बताइए। होम रूल आंदोलन की यहाँ पर बात की गई है। तो मैंने आपको बताया है, जब हम होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं तो दो बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर आते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का नाम जब भी देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले के भी आपको टेस्ट में बताए हैं, फिर से मैं आपको बताती हूँ। एनी बेसेंट भारत आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। अब प्रश्न बनता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो मैडम ब्लावस्की और सर ओलकॉट का नाम याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बनता है। हु वॉज द फाउंडर या फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रखिएगा, तो मैडम ब्लावस्की और ओलकॉट का नाम आपको याद रखना है। एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं। ये एक आयरिश विमेन रहती हैं, इन्हें पता है कि आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा है, तो उसी तरीके का होम रूल मूवमेंट ये भारत में भी लाना चाहती हैं, जिसके बारे में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बोलती भी हैं। आपको पता है एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, ठीक है, और ये आईएनसी को प्रिसाइड करने वाली पहली महिला थी, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में अध्यक्षता की थी। 1916 में इनका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गया रहता है। एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट अलग चल रहा होता है, बाल गंगाधर तिलक का एनी जो होम रूल मूवमेंट है वो अलग चल रहा होता है। लेकिन किसने होम रूल मूवमेंट की बात की थी? एनी बेसेंट ने बात की थी। लेकिन किसका होम रूल मूवमेंट पहले शुरू हो गया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ये याद रखिएगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लो क्या दिया गया है। 16 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए। तब तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। नहीं, एनी बेसेंट और तिलक के बीच में वार्ता तो हुई थी, लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो अलग चल रहा था और तिलक का अलग चल रहा था। याद रखिएगा, तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो पहले स्टार्ट हो गया रहता है एनी बेसेंट के। बाल गंगाधर तिलक द्वारा देखिए 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तिलक के 5 महीने के बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था उसकी शुरुआत बेलगांव पुणे में हुई। कब हुई? 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है। 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा 1914 लिखा है ना कि जो तिलक है वो जेल से रिहा हुए। तो क्या हुआ था 1907 के समय में? अगर आप जाइए, जब सूरत स्प्लिट हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो उस समय तिलक वहां पर थे, ठीक है। बाद में तिलक पर सेडिशन चार्ज लगाकर क्या कर दिया जाता? इनको जेल भेज दिया जाता है और ये जेल में रहते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं, मेनली सेडिशन चार्ज में 7 साल की सजा होती है। 8 साल बाद जब तिलक वापस आते हैं तो भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भी ये करते हैं, याद रखिएगा।
और ध्यान रखिएगा 1920 में अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो याद रखिएगा 1905 में जो बनारस में जो सेशन हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? मैंने आपको बता दिया 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हमने क्या बताया? बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दिल्ली में? तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अगला हम देखते हैं सर सैयद हैदर रजा का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी है। सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा। ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? चिदंबरम पिल्ले ने। ठीक है। चिदंबरम पिल्ले ने। ठीक है। कुछ शब्दों को बोलने में क्यों परेशानी होती नहीं पता। चलो, ब्रिटिश पत्रकार की बात यहां पर की गई है। H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? कई बार पूछा गया है। H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, याद रखिएगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था कौन सा वर्ग? कृषक और मुस्लिम वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया है? तो ये रोमेश चंद्र दत्त थे। ये भी याद रखिएगा। वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंदो घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया है? वो थे रोमेश चंद्र दत्त। चिदंबरम पिल्ले। ठीक है, अब सही बोल दिया। ये इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन 1960? तो हमने डिस्कस कर लिया है, कौन है? बाल गंगाधर तिलक। सी आपका सही उत्तर है। भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया गया है? भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का शुभारंभ किया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने का जो होम रूल लीग है उसका गठन अप्रैल 1916 में कहां पर हुआ? बेलगांव, पुणे में हुआ है। तथा एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है उसका गठन कब हुआ है? सितंबर 1916 में। अप्रैल और सितंबर याद रखिएगा। कहां से? मद्रास में। ठीक है। भारत में इसके उदय के कारणों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। कांग्रेस के विभाजन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। प्रथम विश्व युद्ध तथा इसके बाद अंग्रेजों के अत्याचार में वृद्धि हुई थी। साथ ही जनता बढ़ती महंगाई से भी त्रस्त हो गई थी। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था मुस्लिम लीग का? आगा खान था। ठीक है। 203 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगा खान। यहां पर याद रखिएगा।
मैंने आपको बताया 1905 के बाद अगर हम देखते हैं 1906 के समय में मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर होता है? ढाका में होता है। वहाँ का नवाब कौन था? सलीमुल्लाह था। और कौन उसका पहला अध्यक्ष था? आगा खान। तो दोनों नाम दिए रहते हैं, पूछा जाता है। ढाका का नवाब कौन था जब मुस्लिम लीग का गठन होता है? तो ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खान था, याद रखिएगा, ठीक है, सलीमुल्लाह थे नवाब। और अगर आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो आगा खान थे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते का संबंध भारतीय सरकार की संरचना से था, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के आपसी संबंध से था। तो मैंने आपको बताया है लखनऊ पैक्ट जो है वो आपका 1916 में हुआ है। इसको प्रिसाइड किसने किया है? अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है। 1916 के लखनऊ सेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण AC मजुमदार ने की थी। इसमें क्या साइन हुआ था? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 204 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है बी, ठीक है, भारतीय सरकार की संरचना से कोई संबंध नहीं था। इस समझौते में हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंध के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौता के प्रमुख नेता थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जब हम लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं तो कौन प्रमुख नेता थे? मोहम्मद अली जिन्ना, 1916 की बात कर रही हूं, और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1916 के लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगा खान मुस्लिम नेतृत्व के अंतर्गत 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में किस संदर्भ में मिले थे? तो याद रखिएगा ये जो आगा खान है, आगा खान का नाम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। 1906 के जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे सलीमुल्लाह खान, कहाँ के नवाब थे? ढाका के नवाब थे। तो 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, ठीक है, मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की है? आगा खान ने, ठीक है, याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष पहले कौन थे? आगा खान थे। तो आगा खान देखे हम तो 1906 में ये मिलते भी हैं लॉर्ड मिंटो से। उस समय लॉर्ड मिंटो जो है वो वाइसरॉय है। तो वो किस चीज की डिमांड करते? पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष महत्व, या हिंदुओं को अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिले। तो बताइए यहाँ पर आपका 205 का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए। तो मैंने आपको बताया ना 1906 में जब मुस्लिम लीग आपकी बनती है तो आप देख रहे हैं जो आगा खान है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, वो वाइसरॉय से मिलते हैं, मिंटो से मिलते हैं 1906 में, और कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन लेके आइए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम्स के लिए लेकर आइए। और 1909 में मौले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिमों के लिए स्वीकार भी कर ली जाती है मौले मिंटो रिफॉर्म में। अच्छा, पृथक निर्वाचन होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, जैसे ये कोई एक प्रोविंस है, ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी में हम देखें तो कौन है? मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो इस प्रोविंस में जो लीडर्स खड़े होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, और साथ ही साथ जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। तो ये है आपका क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, ठीक है। जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां पर जो लीडर है वो भी मुस्लिम ही खड़े होंगे, साथ ही साथ उनको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 1909 वाले जो मौले मिंटो रिफॉर्म है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, किसके लिए? बता दो मुझे जल्दी से। मुस्लिम्स के लिए। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ डिस्कस करती हूँ, रिवाइज कराती हूँ। 1909 मौले मिंटो, जल्दी सुनो, मौले मिंटो में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट, कितना अच्छा, इलेक्टोरेट की बात की, ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात की। किसके लिए बात की? मुस्लिम्स के लिए। आप सभी ने सही बताया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियां। फिर 1919 की बात आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की।
तो इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। किसके लिए बताओ? पृथक निर्वाचन की बात किसके लिए की जाती है? क्रिश्चियंस के लिए, सिख के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग? फिर 1932 में भी आते हैं। 1931-32 कर लो इसको, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाह रही हूं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं। किसके लिए? दलित के लिए। फिर आप आते हो जब महात्मा गांधी बहुत खुश होके जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पहुंचते हैं तो कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है दलितों के लिए। महात्मा गांधी आते हैं, भारत वापस आते हैं, कहते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा, कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, लेकिन ये जो कम्युनल अवार्ड की बात इन्होंने की है उसको स्वीकार नहीं करूंगा। फिर बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई, गांधी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि मुस्लिमों में और हिंदुओं में दरार डालने के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात की है। आज ये क्या कर रहे हैं? एक और वर्ग को हमसे अलग कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर वो कहते हैं मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। फिर बाद में पूना पैक्ट साइन होता है, कहते हैं हाँ चलिए कुछ सीटें दी जाएगी, रिजर्व रखी जाएगी। तो कुछ प्रोविजंस हैं, उसको हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मैंने आपको बताया है बाल गंगाधर तिलक की हम बात करते हैं तो ये आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, तो फिर ये भी आपको पता है। दूसरी चीज क्या पता है बताओ जल्दी से, कि इनका जो होम रूल मूवमेंट था वो अप्रैल में शुरू हो गया था और उसकी शुरुआत पुणे में बेलगांव से की गई थी। क्लियर? एनी बेसेंट की बात करेंगे तो मद्रास याद रखिएगा, और सितंबर में इनकी होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगला हम देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? याद हो गया होगा तुम लोगों को, 1906 को हुई थी। बोलते चलो, 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस समय कौन नवाब था ढाका का? सलीमुल्लाह खान था। मुस्लिम लीग के फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी। 1906 में मिंटो से कौन जाके मिला था? आगा खान जाके मिला था। क्यों मिला था? पृथक निर्वाचन की डिमांड रखने के लिए। और इनके पृथक निर्वाचन की डिमांड कब पूरी की ब्रिटिश ने? मॉले मिंटो रिफॉर्म में देकर, कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हम कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स को ये कह रहे हैं कि भाई आप हम पे भरोसा रखो, हम ही आपको बचा सकते हैं। डिवाइड एंड रूल, हम ही आपको इन हिंदुओं से बचाएंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? अब तो याद ही हो गया होगा, कौन था? आगा खान थे। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखिएगा क्लास की मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं था। हो सकता है कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे। ठीक है, आगे बढ़े। 30 दिसंबर 1906 दी डैश वॉज फाउंडेड। तो बताइए, लखनऊ पैक्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, बंगाल पैक्ट। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर 1906 को H. आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से शिमला मिलने गया था। ठीक है, और उसने क्या डिमांड की थी? मैंने आपको क्या बताया है, उसने डिमांड की थी पृथक निर्वाचन की। ठीक है, आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधि मंडल के जनक थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो अब देखिए, डेट पूछ लिया है यहाँ पर 30 दिसंबर 1906, लेकिन अगर याद नहीं है 30 दिसंबर है, लेकिन 1906 पता है, तो 1906 में तो आपको पता ही है मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान का नाम याद रखें, तब भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 1 अक्टूबर 1906 को ही आगा खान चले गए हैं शिमला मिंटो से मिलने। ठीक है, और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? मुस्लिम लीग का गठन हुआ है 30 दिसंबर 1906 में। तो बोला होगा मिंटो साहब ने
आगा खान से कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर एक पार्टी है तो आप भी अपनी पार्टी बनाइए ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर ये ढाका में आते हैं, नवाब साहब से मिलते हैं सलीमुल्लाह खान से और मुस्लिम लीग का गठन होता है। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ था, डैश पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये तो आपको पता है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट। दो मेन लीडर का नाम आपको याद रखना है, वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। अच्छा, 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? अंबिका चरण मजुमदार ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बताओ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? रिवाइज करो, 1905 में। कौन वाइस रॉय था? बोलते चलो। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905, कौन वाइस रॉय था? लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय था। दूसरा, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताना। वेस्ट बंगाल में एंड्रयू फेजर का और ईस्ट बंगाल में किसका? फुलर का नाम। फुलर ने क्या कहा था? हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरी बेगम हैं, लेकिन मुझे अपनी मुस्लिम बेगम ज्यादा प्रिय है, इसीलिए उनको ईस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था। फुलर फुल ला के देते थे अपनी बेगमों को। अच्छा, बंगाल के विभाजन का डिक्लेरेशन कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन हुआ कब? ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। कौन वाइसरॉय था? हार्डिंग था, याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, क्लियर है। 1906 में ढाका में, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। उस समय ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग के फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? आगा खान ने किया था। सूरत स्प्लिट 1907, 1907 का जो सूरत स्प्लिट था, याद रखिएगा, यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हो गया था? लड़ाई हो गई थी भयंकर। चप्पल अंडे सब बरसे थे एक दूसरे के ऊपर। शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये 1911-12 में हुआ था, ठीक है, ये गलत है। 1909 में जो कैपिटल था उसे कोलकाता से दिल्ली नहीं शिफ्ट किया गया था। ये 1911-12 वाला समय है आपका, ये याद रखिएगा, जब हार्डिंग था। तो डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे ना, वह क्वीन मैरी ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। और बंगाल का विभाजन भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, फिर से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, वही चीज दी गई है। जॉर्ज पंचम आए थे, ये याद रखिएगा। देखिए, अब आ भी गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं है? यहाँ पर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंपीरियल दरबार इन इंडिया। 1877, 903, 911, 1921। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ये बी, 1903 वाला। एक मिनट, ठीक है। 212 वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 1921 इंपीरियल दरबार की बात की गई है। इंपीरियल दरबार की देखिए, यहां पर 1877, 903 और 911 में अगर आप देखेंगे तो 3 बार इंपीरियल दरबार लगा है। ये ध्यान रखिएगा, कब कब इंपीरियल दरबार लगा है? 1877, 903, 911 में आयोजित किया गया है। 1921 में आपने क्या किसी भी दरबार के बारे में पढ़ा है? हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है। 1921 वाला समय अगर आप देखिए तो वो चल रहा है असहयोग आंदोलन वाला समय भारत में, उसमें हमने कोई दरबार की बात नहीं की है। लेकिन 1877 में, 903 में और 911 में इंपीरियल दरबार भारत में आयोजित हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्नीस 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी थी? आप सभी को पता है, कलकत्ता थी भारत की राजधानी। सी आपका सही उत्तर है।
चलिए, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है इसको मैं आपको बता दूं। दिल्ली का वास्तुकला और योजना सर हर्बर्ट बेकर एवं सर एंड्रयू ल्यूटियन द्वारा बनाई गई थी, ये याद रखिएगा, ये दोनों नाम हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। अब 1911 वाला आपको दिल्ली दरबार पता ही है, कौन आया है, जॉर्ज पंचम आए हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला जा रहा है उस पर बम भी फेंका गया है, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। 1911 में जो कैपिटल है उसको हस्तांतरित किया गया है, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली, और बंगाल के विभाजन को रद्द भी किया गया है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 1911 वाले, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन की बात करें तो उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया है, ठीक है। चलिए, जन गण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग अगर एक दिन गैप हो जाए तो तुरंत मैम क्लास क्यों नहीं हो रही है, लेकिन ये व्यूज क्यों कम हो रहे हैं। अगर पढ़ाना नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आधुनिक भारत के प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को आपको रिवाइज कराऊं, और आप में से कई स्टूडेंट मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो इनको देखिए, इनको शेयर भी करिए, ठीक है। अगर प्लेलिस्ट मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मैंने पॉलिटी के, मॉडर्न इंडिया के प्रश्न, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों को आपसे डिस्कस किया है। आप उन सारे लेक्चर्स को एक बार देखिए क्लास। ये सारे लेक्चर्स आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में बहुत काम देंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस की भी परीक्षा में अपीयर होंगे तो बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो जाती है प्रश्नों के माध्यम से। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक लेक्चर को देखिए, कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए PYQs के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और लास्ट में आप सभी को पता है ऐश्वर्या मैम क्या कहती हैं, खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। खुद पर भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। हमेशा हर दिन मुझे यही समझ में आता है, एक सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियां सबके होती हैं, सबके जीवन में परेशानियां हैं, ठीक है। बोला जाता ना, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, ठीक है। तो आपको भी अपनी हारी बाजियों को जीतना है, और उसके लिए आपके भीतर एक सकारात्मक सोच होनी पड़ेगी, मतलब रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तभी आप काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझिए। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ा सत्य तो यही है, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा खुद से कहो कि मैं सफल हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, ठीक है। तो अपने पे भरोसा अवश्य रखिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।